हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स देखते हैं, जिसमें मैं 6 अखबारों का निचोड़ शामिल करता हूं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को मैं इसमें शामिल करता हूं। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मैंने आपको 2 दिन पहले सितंबर 2024 के पूरा कंप्लीट बिहार करंट अफेयर्स डाला मंथली। आप उसको देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके बीपीएससी 17 बीपीएससी के लिए। मैं आपके लिए कल दोस्तों जो है पूरा बिहार का एक 500 क्वेश्चन का सेट लेकर आऊंगा, जिसमें पूरे जनवरी 2024 से सितंबर 2024 के सारे बिहार करंट अफेयर शामिल रहेंगे। तो दोस्तों, रामबाण वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। आपको एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल्ड अध्ययन के साथ मिलेंगे। और दोस्तों, जल्द ही आपको इंग्लिश में भी बिहार करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, उनको इंग्लिश में भी हमारा बिहार करंट अफेयर्स डेली मिलेगा। तो देर न करिए, हमारे चैनल से जरूर जुड़े। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सितंबर की रैंकिंग में बिहार निःशुल्क दवाओं के वितरण के मामले में पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? देखिए दोस्तों, बिहार जो है वो 611 तरह की दवाएं सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध कराता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सितंबर 2024 की रैंकिंग में बिहार निःशुल्क दवाओं के वितरण के मामले में पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में 611 तरह की दवाएं निःशुल्क दी जाती है। यानी आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे, वहां पर आपको 611 तरह की दवाएं निःशुल्क मिल जाएगी। बिहार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 2006 में शुरू किया था, जिसके तहत हर जिला अस्पताल, चाहे छोटे अस्पताल हो, वहां पर मुफ्त दवाएं, निःशुल्क दवाएं दी जाती है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्कैन और शेयर में मासिक तथा दैनिक टोकन जनरेशन में भी बिहार को देश भर में पहला स्थान मिला है। बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा के शोभन बाईपास में बनाया जा रहा है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं। हाल ही में दोस्तों, जेपी नड्डा ने दोस्तों, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में चक्षु केंद्र, एक नए आंख के अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसको ध्यान रखिए। यहाँ जो हमारा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आया है निःशुल्क दवाओं के वितरण के मामले में बिहार। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छपरा, सासाराम तथा दरभंगा की कितनी करोड़ की जलापूर्ति योजनाओं का शिलान्यास किया है? तो 252 करोड़ की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 अक्टूबर 2024 को छपरा, सासाराम तथा दरभंगा की 252 करोड़ की जलापूर्ति योजनाओं का शिलान्यास किया है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर 2024 बिहार के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन रहा। इस दिन दोस्तों, बापू टावर का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सीएम नीतीश कुमार ने। पटना में दोस्तों किसका उद्घाटन किया? बापू टावर का। उन्होंने बताया कि बापू टावर जो है बापू के आदर्शों, बापू के सिद्धांतों तथा बापू के जो ज्ञान है उसकी याद के लिए याद दिलाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों, बिहार में एक और ऐतिहासिक दिन रहा। बिहार में जन सुराज अभियान के जो प्रशांत किशोर थे, उन्होंने जन सुराज पार्टी बनाई है, और उन्होंने पार्टी बनाने के साथ 2 चीजों का ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे, जो 2016 में शुरू हुआ था शराबबंदी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं। और बिहार के जो मधुबनी के पहले मनोज कुमार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी जो मैंने आपको बता दिया। बिहार के आईटीआई संस्थानों को हाईटेक बनाने के लिए कौन सी कंपनी 4,606 रुपए खर्च करेगी? तो टाटा टेक्नोलॉजी। बिहार के आईटीआई संस्थानों को टाटा टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेगा। उक्त बातें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता में गुरुवार को कही है। सांसद ने बताया कि कंपनी बिहार में 4,606 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस राशि से राज्य के 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने की जिम्मेदारी टाटा टेक को दिया गया है, जिसमें पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में 9 आईटीआई शामिल हैं। तो बिहार के आईटीआई कॉलेजों को टाटा टेक्नोलॉजी 4,606 करोड़ रुपए खर्च करके दोस्तों क्या करेगी? 4,606 करोड़ रुपए खर्च करके एडवांस बनाएगी। यहाँ पर आधुनिक लैब बनाए जाएंगे, आधुनिक प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी, आधुनिक माध्यम बनाएंगे, आधुनिक शिक्षा के माध्यम बनाए जाएंगे, जिससे
वहां पर नए नए प्रशिक्षण भी दिए जाए कि बच्चे जब आईटीआई करके निकले तो उनको जॉब पाने में सुविधा मिले। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने बताया कि टाटा टेक इन संस्थानों में हाईटेक टेक्नोलॉजी के तहत प्रशिक्षकों के साथ ही प्रशिक्षुओं को भी बेहतरीन प्रशिक्षण देगा। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को हाल ही में कहां उद्घाटन किया गया है? तो दुबई में दोस्तों वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम दुबई में लॉन्च किया गया है। इसका आयोजन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम दुबई में इसका थीम वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात की 7 अमीरातों में से एक है। दुबई की आबादी सबसे ज्यादा है और यह क्षेत्रफल में आबू धाबी के बाद दूसरी सबसे बड़ी अमीरात है। संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। 1971 में फारस की खाड़ी के साथ सिख राज्यों आबू धाबी, शारजहां, दुबई, अल कुवैन, अजमान, फुजैरा तथा रस अल खैमा को मिलाकर स्वतंत्र संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई। इसमें रास अल खैमा 1972 में शामिल हुआ। सऊदी अरब की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा यहाँ की वही दिरहम है। जनसंख्या 9.441 मिलियन है। भाषा यहाँ की अरबी है। अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है। यहाँ का प्रमुख धर्म इस्लाम है। हिंदू ईसाई भी हैं। 1971 में 7 अमीरातों का संघ बनकर बना है। अर्थव्यवस्था अगर बोला जाए तो तेल और गैस पर आधारित पर्यटन, वित्तीय सेवा और व्यापार का भी महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यटन में यहाँ पर बुर्ज खलीफा आप जानते हैं बहुत फेमस है। जुमेरात, शेख जायद ग्रैंड मस्जिद जैसे विश्व प्रसिद्ध आकर्षण भी है। भारत के साथ इसके मैत्रीपूर्ण संबंध भी हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं। आईएसएसएफ जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दिव्यांशी ने। आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियन 25 मीटर पिस्टल में भारत की दिव्यांशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दिव्यांशी ने इटली की क्रिस्टीना मैग्नानी को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने तेजस्विनी और विभूति भाटिया के साथ टीम स्वर्ण को हासिल किया है। वहीं पुरुष वर्ग टीम में मुकेश नेवलनी ने 25 मीटर पिस्टल और टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? तो असम में। पीएम मोदी ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में असम में 4 सीएनजी गैस संयंत्रों के निर्माण का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट में गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया शामिल हैं। राज्य सरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से 2024-25 तक 25 सीएनजी संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के नए राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य बनाए गए हैं। असम में दोस्तों प्रसिद्ध काजीरंगा उद्यान है जो गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। असम में दोस्तों माजुली द्वीप भी है जो जोरहाट में स्थित है। नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? तो तेलंगाना के साथ। नीति आयोग ने वर्ल्ड इकोनॉमिक डब्ल्यूईपी हब और तेलंगाना सरकार के सहयोग से महिला उद्यमिता मंच का अपना पहला राज्य चैप्टर लॉन्च किया है। 30,000 से अधिक पंजीकृत महिला उद्यमियों और समूहों के साथ विभिन्न उद्योग के क्षेत्रों से 400 से अधिक सलाहकार शामिल है। डब्ल्यूईपी हब की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीता पलोचोला को डब्ल्यूईपी तेलंगाना चैप्टर का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी हैं। तेलंगाना के नए राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा बनाए गए हैं। भारत इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम यानी आईएमडीआरएफ का एक संबंध सदस्य बन गया है। आईएमडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? भारत इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम की स्थापना 2011 में हुई थी।
भारत इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम यानी IMDRF का एक संबद्ध सदस्य बन गया है। इससे दुनिया भर के रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ निर्भरता और सहयोग के लिए जरूरी अवसर मिलेंगे। IMDRF ग्लोबल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर का एक समूह है जिसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरणों के नियामकों के साथ तालमेल बैठाने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। IMDRF के सदस्यों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। गूगल फॉर इंडिया इवेंट 2024 का आयोजन कहां हुआ है? तो दोस्तों दिल्ली में। इस बार 2024 में गूगल फॉर इंडिया इवेंट 2024 का आयोजन 3 अक्टूबर को दिल्ली में हुआ। इस इवेंट में कंपनी ने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च की है। इस इवेंट के जरिए गूगल देश में इंटरनेट एक्सेस, डिजिटल साक्षरता, टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशन पेश करता है। इस इवेंट में जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट के हिंदी और 8 अन्य भारतीय भाषाओं में मिलने की घोषणा की गई है। अब इसे गूगल ने भारत में हिंदी भाषा के साथ साथ अन्य 8 भाषाओं बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, तमिल और उर्दू में लॉन्च कर दिया है। गूगल पे ने अपने लोन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। 2 अक्टूबर को देश में पहली बार किस राज्य में 3000 से ज्यादा कैंसर वॉरियर्स और उनके परिजनों ने गरबा किया है? तो गुजरात के राजकोट में। दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 को देश में पहली बार राजकोट में पूरे गुजरात से आए 3000 से ज्यादा कैंसर वॉरियर्स और उनके परिजनों ने गरबा किया है। बुधवार रात हुए गरबा में 250 से ज्यादा कैंसर स्पेशलिस्ट समेत 9000 लोग शामिल हुए। गरबा के दौरान स्कूल कॉलेजों की 700 से ज्यादा लड़कियों को भी गरबा खेलने के लिए बुलाया गया था। इन सभी लड़कियों को सर्वाइकल फाउंडेशन की ओर से कैंसर रोधी टीका लगाया गया। सभी को मेमोग्राफी टेस्ट के लिए गिफ्ट वाउचर भी दिए गए। पिछले महीने राजकोट में ही कैंसर रोगी के लिए एक फैशन शो भी आयोजित किया गया था। इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अडानी समूह और किस कंपनी ने क्लीन एनर्जी के लिए करार किया है? तो दोस्तों अडानी समूह और गूगल ने, गलती से दोस्तों एप्पल ऑप्शन में लग गया है। अडानी समूह और गूगल ने 3 अक्टूबर 2024 को क्लीन एनर्जी की दिशा में सहयोग के लिए करार किया है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबिलिटी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना और भारत के ग्रिड में ज्यादा से ज्यादा क्लीन एनर्जी जोड़ना है। इस साझेदारी के जरिए अडानी ग्रुप गुजरात के खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट में स्थित एक सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट से क्लीन एनर्जी की सफाई करेगा। इस प्रोजेक्ट पवन, सौर, हाइब्रिड और ऊर्जा भंडारण प्रोवाइड करने वाली क्षमताएं होंगी। अडानी ग्रुप ने इंडस्ट्रीज को कार्बन फ्री करने में मदद के लिए मर्चेंट और C&I सेगमेंट पर फोकस करने की भी योजना बनाई है। तो अडानी समूह और गूगल के बीच क्लीन एनर्जी के लिए करार हुआ है। ताइवान को किस देश से 100 जमीन से लॉन्च होने वाले हार्पून एंटी-शिप मिसाइलों का पहला बैच मिला है? तो अमेरिका से। ताइवान इन दिनों चीन से युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच ताइवान को अमेरिका से 100 जमीन से लॉन्च होने वाले हार्पून एंटी-शिप मिसाइलों का पहला बैच मिला है। हार्पून मिसाइल को रडार से आसानी से ट्रैक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि यह समुद्र की सतह के काफी करीब उड़ान भरती है। हार्पून मिसाइल, जिसे बोइंग द्वारा विकसित किया गया अमेरिकन कंपनी, एक ओवर द हॉरिजॉन ऑल वेदर एंटी-शिप हथियार है। हार्पून मिसाइल प्रणाली 124 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थिर और गतिशील लक्ष्यों को मार सकती है, जिससे ताइवान स्टेट का अधिकांश क्षेत्र इसके रेंज में आ जाएगा। ताइवान या ताइवान पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है। यह द्वीप अपने आसपास के कई द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग है, जिसका मुख्यालय ताइवान द्वीप ही है। ताइवान की राजधानी ताइपे है। ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार लाई चिंगती ने जीत हासिल की है। उन्होंने विपक्षी कुओमिंतांग पार्टी के उम्मीदवार हो यू ई को हराया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करती है, जबकि कुओमिंतांग पार्टी चीन को समर्थक माना जाता है। ताइवान में हर साल 4 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ताइवान में कोई भी राष्ट्रपति 2 कार्यकाल से ज्यादा पद पर नहीं रह सकता। 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। दोस्तों खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन के सहयोग से 2025 में भारत ने पहले खो खो विश्व कप का आयोजन करने की योजना का खुलासा किया है। यह ऐतिहासिक घटना इस पारंपरिक भारतीय खेल के वैश्विक मान्यता की ओर यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री सुधांशु मित्तल के अनुसार विश्व कप केवल एक टूर्नामेंट नहीं है, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने, खो खो की तीव्रता और अपील को प्रदर्शित करने और 2032 तक ओलंपिक मान्यता की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इजराइल ने दोस्तों, इजराइल ने ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले की निंदा न करने पर संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरस का देश में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। इजराइल की विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि वे अवांछित व्यक्ति हैं, हमने उनके इजराइल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 की रात को इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यह हमला ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और हिजबुल्लाह तथा हुतियों जैसे सहयोगी सशस्त्र समूहों के बीच एक संयुक्त प्रयास था। यह हमला इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह और हमास के प्रमुख इस्माइल हनियाह सहित कई अन्य नेताओं की हत्या के जवाब में किया गया है। एंटोनियो गुटेरस 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव बने। उनका जन्म 1949 में पुर्तगाल के लिस्बन में हुआ था। वे पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश बोलते हैं। वह पहले संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल की राजधानी तेल अबीब है और हैफा इसके अन्य प्रमुख नगर हैं। यहाँ की राजधानी इब्रानी है। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो एमवी श्रेयंस कुमार। भारतीय समाचार पत्र समाज, जो भारत में प्रिंट मीडिया उद्योग का प्रमुख संगठन है, ने 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है, जिससे प्रेस स्वतंत्रता की सुरक्षा और प्रिंट मीडिया के हितों को बढ़ावा देने के अपने गौरवमयी इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। तो दोस्तों, यह रहा 3 अक्टूबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।